बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी आज का लेक्चर नंबर 34। ठीक है, कुछ कंजेनिटल इनामली ऑफ द स्प्लीन आज हम पढ़ेंगे, एम्ब्रियो के साथ ज़्यादातर रिलेटेड है। तो पहले हमारे पास जो कंजेनिटल इनामली ऑफ द स्प्लीन है वो स्प्लीनिकुलस स्प्लीनिकुलस का मतलब है एक्सेसरी स्प्लीन। एक्सेसरी स्प्लीन आपको पता है जीआईटी की, जिस तरह के ये हमारे पास क्या है, स्टमक, और स्टमक के बाद ड्यूडिनम है और सी शेप ड्यूडिनम है, और ड्यूडिनम में क्या है पड़ा है लेफ्ट साइड पे पेंक्रियास, और इसके साथ फिर लेफ्ट साइड पे क्या है स्प्लीन। अच्छा, और राइट साइड पे लीवर है। ठीक है, अब देखो कभी कभार इस तरह होता है कि ड्यूरिंग कंजेनिटली बाय बर्थ ये स्प्लीन की जो टिश्यू है, ये स्प्लीन की क्या है, हाइलम है, हाइलम ऑफ द स्प्लीन। इसमें नॉर्मल टिश्यू ऑफ पेंक्रियास, ये स्प्लीन है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे एबनॉर्मल टिश्यूज बनते हैं। ये भी स्प्लीन की टिश्यूज है लेकिन स्प्लीनिक हाइलम में बनते हैं, तो इसको कहते हैं एक्सेसरी स्प्लीन। और कभी कभार ये टेल ऑफ पेंक्रियास में बनते हैं, टेल ऑफ पेंक्रियास में। और स्टमक के इर्द गिर्द क्या है, ओमेंटम, स्टमक के इर्द गिर्द ओमेंटम है, तो कभी कभार ये ओमेंटम में ये पेंक्रियास स्प्लीनिक टिश्यूज बनते हैं। ये कहाँ पे बनते हैं, ओमेंटम में। और ये स्प्लीन है, यहाँ पे हमारे पास इसके साथ साथ किडनी है और स्प्लीन। अच्छा, अगर ये तो हम इस तरह एनाटॉमिकल ये डायग्राम तो करेक्ट नहीं है, लेकिन फिर स्प्लीन स्टमक के साथ अटैच है कौन सी लिगामेंट पे, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। तो ये लिगामेंट है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, और ये किडनी के साथ भी अटैच है, उसका नाम क्या है, स्प्लीनो रीनल लिगामेंट। तो कभी कभार ये टिश्यूज हमारे पास गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट में बनते हैं, और कभी कभार ये स्प्लीनो रीनल लिगामेंट में। अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन साइट पार एक्सेसरी स्प्लीन, तो फिर स्प्लीनिक हाइलम, ज्यादातर ये स्प्लीनिक हाइलम में बनते हैं, लेकिन कभी कभार ये टेल ऑफ पेंक्रियास में भी बन सकते हैं, ओमेंटम में, और इसके साथ साथ गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट और स्प्लीनो रीनल लिगामेंट में भी बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर ये काम करता है या नहीं करता, तो इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द टिश्यूज, स्प्लीनिक टिश्यूज। ठीक है, तो इसमें स्मॉल नोड्यूल of splenic tissue separate from normal spleen, या सेपरेट फ्रॉम, ये भी नॉर्मल स्प्लीनिक टिश्यू है, तो सेपरेट फ्रॉम मेन स्प्लीन। तो मेन स्प्लीन ये है, और इसके अलावा ये स्प्लीनिक टिश्यू और जगहों पे बन जाए तो फिर उसको हम कहते हैं स्प्लीनिकुलस या एक्सेसरी स्प्लीन। इसका तीसरा नाम है स्प्लीन्यूल। ठीक है, अब
मोस्ट कॉमन साइट लोकेशन, तो मोस्ट इसमें हमारे पास स्प्लीनिक हाइलम है, दूसरा टेल ऑफ पेंक्रियास, तीसरा ओमेंटम में भी बन सकते हैं, और इसके साथ साथ गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट और गैस्ट्रोरीनल लिगामेंट। अगर याद करना है तो स्प्लीनिक लिगामेंट और टेल ऑफ पेंक्रियास, ठीक है। अब अगर पेंक्रियास को रिमूव करना है, स्प्लीनिक्टोमी करना है, तो फिर ये टिश्यू भी इसके साथ साथ सर्जरी के दौरान रिमूव करना ज़रूरी है। लेकिन तो फिर अगर ये हम रिमूव न करें तो फिर डिजीज़ ख़त्म नहीं होगी, ठीक। सो इसमें लिख ले ड्यूरिंग स्प्लीनिक्टोमी, स्प्लीनो रीनल लिगामेंट, ठीक, स्प्लीनो रीनल लिगामेंट। अब ड्यूरिंग स्प्लीनेक्टोमी these tissues should be removed। अच्छा, ये नॉर्मली अगर एसिम्टोमेटिक है तो ठीक है, अगर इसकी वजह से कोई सिम्टम है या तो फिर भी हम ये रिमूव करते हैं। अच्छा, और ड्यूरिंग स्प्लीनिक्टोमी अगर मेन स्प्लीन को रिमूव करना है तो फिर भी ये टिश्यू रिमूव करेंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ये हम रिमूव नहीं करते। ये इसके लिए मेन पॉइंट थे। दूसरा जो हमारे पास है तो वो पॉलीस्प्लीनिया है। पॉलीस्प्लीनिया को हम कहते हैं लेफ्ट साइडेड आइसोमेरिज्म सिंड्रोम। पॉलीस्प्लीन का मतलब है प्रेजेंस ऑफ presence of many spleen tissue instead of single spleen। और इसको हम इट इज़ द पार्ट ऑफ लेफ्ट साइडेड आइसोमेरिज्म सिंड्रोम, इसको देखो पार्ट ऑफ, या इस पॉलीस्प्लीनिया को भी पार्ट लेफ्ट साइडेड आइसोमेरिज्म सिंड्रोम भी कह सकते हैं। पार्ट ऑफ लेफ्ट साइडेड आइसोमेरिज्म सिंड्रोम। अगर कंजेनिटल मसला इस तरह हो, स्प्लीन नॉर्मल कंडीशन में लेफ्ट साइड पे होती है, तो फिर ये पॉलीस्प्लीनिया में तो ये टिश्यू स्प्लीन की टिश्यू राइट साइड पे भी हो सकती है, बाकी जगहों पे भी हो सकते हैं। अगर इस तरह कंडीशन हो कि जिसमें लेफ्ट साइड की करेक्टर राइट साइड पे हो, तो फिर उसको हम कहते हैं लेफ्ट साइडेड आइसोमेरिज्म सिंड्रोम। तो इस कंडीशन में हमारे पास लेफ्ट लंग जो है तो उसमें 2 लोब्स है और राइट लंग में 3 लोब। तो इस कंडीशन में लेफ्ट साइड पे भी 2 लोब होगी और राइट साइड पे भी 2 लोब। इस तरह हार्ट में हमारे पास एक लेफ्ट आर्ट्रियम है, दूसरा राइट आर्ट्रियम, तो राइट आर्ट्रियम भी लेफ्ट आर्ट्रियम की मॉर्फोलॉजी को अडॉप्ट कर देती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं लेफ्ट साइडेड आइसोमेरिज्म सिंड्रोम, सिंपल है। तो इसमें हमारे पास लिख लें कि ये है क्या, तो इट बिहेव both sides of the body behave like
लेफ्ट साइड। मतलब इसमें लंग्स में दो लोब्स है, लेफ्ट साइड में दो लोब्स है तो राइट साइड पे भी दो लोब्स होगी। लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम दोनों सेम होगी, जिस तरह लेफ्ट आर्ट्रियम है तो राइट आर्ट्रियम भी इस तरह होगी, तो इसको कहते हैं लेफ्ट साइडेड आइसोमेरिज्म सिंड्रोम। तो पॉलीस्प्लीनिया के लिए फिर हम क्या करते हैं, अगर मसला ना हो तो फिर हम ये इस तरह, इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि 2 lobes of the lung on both sides, 2 lobes of lung on both side। इस तरह इसमें होते हैं पॉलीस्प्लीनिया। नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ लेफ्ट साइड पे स्प्लीन होते हैं, तो इसमें राइट साइड पे भी हो सकते हैं, तो पॉलीस्प्लीनिया। और इसके साथ साथ लेफ्ट आर्ट्रियम right atrium behave is, या right atrium morphologically atrium similar to left atrium। ठीक है, और इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तीसरा जो कंडीशन है, तो इसके पॉलीस्प्लीनिया को लेफ्ट साइडेड आइसोमेरिज्म सिंड्रोम भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, एस्प्लीनिया, तीसरा कंडीशन है एस्प्लीनिया। एस्प्लीनिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ द स्प्लीन, एब्सेंस ऑफ द स्प्लीन। तो अब अगर स्प्लीन ना हो तो लेफ्ट साइड में हमारे पास स्प्लीन होती है, तो स्प्लीन ना हो तो राइट साइड और लेफ्ट साइड तो फिर सेम है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं राइट साइड आइसोमेरिज्म सिंड्रोम। राइट साइड आइसोमेरिज्म सिंड्रोम, तो लेफ्ट साइड में स्प्लीन है, राइट साइड पे नहीं है, तो फिर तो दोनों सेम है, तो इसलिए इसको कहते हैं राइट साइड आइसोमेरिज्म सिंड्रोम। पार्ट part of right side आइसोमेरिज्म सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है कि इसमें बहुत सारे मसले हैं। अगर सिंपली आप 3R इसके लिए याद करें, सिंपली ये कंडीशन, इसमें क्या क्या होगी, आर पार राइट लंग्स में 3 लोब है, तो राइट लंग्स ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड पे भी राइट जैसे लंग होंगी। दूसरा हमारे पास राइट आर्ट्रियम ऑन बोथ साइड, लेफ्ट आर्ट्रियम भी राइट आर्ट्रियम की तरह होंगी। और कभी कभार ये पल्मोनरी आर्टरी और उसकी भी पोजीशन चेंज हो सकती है, मतलब जो लेफ्ट से निकलती है जो आर्टरीज वो राइट से निकलती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास आर पार रिमूव्ड स्प्लीन, तो स्प्लीन ना हो तो फिर भी राइट, ये लेफ्ट साइड भी राइट साइड की आइसोमर होगी। अच्छा, तो एस्प्लीनिया के लिए ये इट इज अ पार्ट ऑफ राइट साइडेड आइसोमेरिज्म सिंड्रोम, और पहले से स्प्लीन है नहीं तो फिर स्प्लीन तो हम लगा नहीं सकते, तो इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तीसरा हमारे पास है वांडरिंग स्प्लीन। वांडरिंग स्प्लीन
वॉन्डरिंग स्प्लीन का मतलब है कि जिसमें हमारे पास स्प्लीन की जो लेगामेंट है वो एब्सेंट हो। स्प्लीन की जो लेगामेंट है वो एब्सेंट हो तो फिर उसको कहते हैं वॉन्डरिंग स्प्लीन। तो फिर जो स्प्लीन एक जगह पे किसने टाइट पकड़ा है, लेगामेंट ने, तो फिर स्प्लीन मोबाइल होगी, उसकी टार्जन हो सकती है। और इसकी वजह से जो स्प्लीनिक आर्टरी है तो वो भी ट्विस्ट हो सकते हैं और इसकी वजह से ब्लड इस्कीमिया होगी और इसकी वजह से इन्फार्क्शन हो सकती है। तो वॉन्डरिंग ऑफ द स्प्लीन का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ स्प्लीनिक लेगामेंट। ठीक, और इसमें हमारे पास कौन कौन सी लेगामेंट, गैस्ट्रो स्प्लीनिक लेगामेंट और इसके साथ साथ स्प्लीनो रीनल लेगामेंट। सिंपल है। वॉन्डरिंग ऑफ द स्प्लीन का मतलब है कि स्प्लीन की लेगामेंट एब्सेंट है तो फिर स्प्लीन विल बी मोबाइल। मोबाइल तो फिर स्प्लीन की मूवमेंट होगी और इसकी वजह से टॉर्जन हो सकती है। टॉर्जन में अगर टार्जन हो जाए, इसकी स्प्लीनिक आर्टरी ट्विस्ट हो जाए तो फिर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो उसकी वजह से स्प्लीन की इन्फार्क्शन हो सकती है। अगर स्प्लीन, ये हमारे पास स्प्लीन है, स्प्लीन की अगर इन्फार्क्शन हो गई है तो फिर हम वो पार्ट रिमूव कर देंगे। अगर नहीं है तो फिर हम इसकी स्प्लीनोपेक्सी करेंगे। स्प्लीनोपेक्सी का मतलब है कि अपने जगह पे पेक्स करना। तो दो तरीके हैं, एक स्प्लीनोपेक्सी है, दूसरा स्प्लीनेक्टोमी। तो मैनेजमेंट में लिख ले स्प्लीनोपेक्सी और दूसरा स्प्लीनेक्टोमी। अगर इसकी इन्फार्क्शन या निक्रासिस हो गई है तो फिर स्प्लीनेक्टोमी। सिंपल है। और एस्प्लीनिया को राइट साइड आइसोमेरिज्म सिंड्रोम कह सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पेप जो कंडीशन है तो वो स्प्लीनिक सिस्ट। स्प्लीनिक सिस्ट, स्प्लीनिक सिस्ट का मतलब है कि फ्लूइड पेल्ड सैक इन द स्प्लीन। फ्लूइड पेल्ड सैक इन द स्प्लीन। फ्लूइड पेल्ड सैक इन द स्प्लीन। और ये हमारा कंजेनिटल भी हो सकते हैं, ट्रामा इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। अब देखो ये हमारे पास क्या है, स्प्लीन है। तो स्प्लीन में अगर फ्लूइड पेल्ड सैक है इस तरह तो फिर इस कंडीशन को कहते हैं स्प्लीनिक सिस्ट। अब ये हमारे पास दो टाइप की है, एक है ट्रू या प्राइमरी सिस्ट। इसमें हमारे पास ये जो इसमें अंदर की तरफ एपिथेलियल लाइनिंग है, अगर एपिथेलियल लाइनिंग सिस्ट में हो तो फिर इसको कहते हैं ट्रू या प्राइमरी सिस्ट। और ये मोस्टली कंजेनिटल होता है, कंजेनिटल हैविंग एपिथेलियल लाइनिंग। हैविंग एपिथेलियल लाइनिंग। अगर एपिथेलियल लाइनिंग नहीं है इसमें तो फिर उसको हम कहते हैं सीडोसिस्ट। सीडोसिस्ट ये हैविंग नो एपिथेलियल लाइनिंग। और ये ट्रामा की वजह से होती है,
इन्फेक्शन की वजह से एक्सेट्रा। अब इसकी ट्रीटमेंट अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो फिर हम ये इस तरह छोड़ देंगे, अगर सिम्प्टोमेटिक है तो फिर हम ये सिस्ट को रिमूव कर देंगे। अच्छा, अगर ये सिस्ट इस इतने जगह पे है तो फिर हम ये रिमूव करेंगे सर्जिकली, अगर जितने एरिया उसने इन्वॉल्व किया है तो वो हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो फिर इसमें लिख ले मैनेजमेंट में एसिम्प्टोमेटिक नो ट्रीटमेंट, सिम्प्टोमेटिक रिमूवल ऑफ सिस्ट। ठीक है, और ये लेप्रोस्कोप के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं। सिंपल है स्प्लीनिक सिस्ट। तीसरा हमारे पास जो 6 नंबर जो कंडीशन है वो है splenic artery aneurysm, splenic artery aneurysm। स्प्लीनिक आर्टरी एन्यूरिज्म का मतलब क्या है? एबनॉर्मल डायलेशन। तो एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी, अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए, विसरल आर्गन या विसरल आर्टरी वो है जो एब्डोमिनल आर्गन को सप्लाई कर देती है, तो मोस्ट कॉमन आर्टरी ऑफ द मोस्ट कॉमन विसरल आर्टरी विच इज डायलेटेड, तो वो हमारे पास कौन सी होगी? स्प्लीनिक आर्टरी। सबसे जो ज़्यादा विसरल आर्टरी है और उसमें एन्यूरिज्म होती है तो वो स्प्लीनिक आर्टरी है। ठीक है, 70% ये हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरी होगी। अब तो इसमें लिख ले एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी। और दूसरा इसमें लिख ले मोस्ट कॉमन विसरल आर्टरी एन्यूरिज्म, विसरल आर्टरी एन्यूरिज्म। ठीक है, अब स्प्लैंक्निक आर्टरी वो है जो डाइजेस्टिव ऑर्गन को सप्लाई कर देती है। तो अब इस तरह एमसीक्यू विसरल आर्टरी या स्प्लैंक्निक आर्टरी, तो वो हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरी होगी और 70% इसमें एन्यूरिज्म होते हैं। देखो ये हमने स्प्लीन की स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसमें जहाँ पे स्प्लीनिक आर्टरी एंटर होते हैं, स्प्लीनिक वेन बाहर निकलते हैं और एपरेंट लिम्फेटिक्स बाहर निकलते हैं, तो इस जगह को कहते हैं स्प्लीनिक हाइलम। और एपरेंट लिम्फेटिक कहाँ पे होते हैं? एपरेंट, हाँ, स्प्लीन में एपरेंट नहीं होते, लिम्फोइड में होते हैं लेकिन एपरेंट। लिम्फेटिक का मतलब है कि इसमें जो वेस्टेड मटेरियल बाहर जाते हैं, जिस तरह नाली है। अब तो इसमें तो स्प्लीन से वेस्टेड मटेरियल जाएगी लीवर की तरफ, या ये इट विल फॉलो द आर्टरीज। ठीक है, तो फिर इसकी फिर सर्कुलेशन वेन में होगी, लेकिन इसके लिए तो वेस्टेड मटेरियल स्प्लीन में क्यों आएगी? तो एपरेंट लिम्फेटिक इसमें नहीं है, ईपरेंट लिम्फेटिक्स इसमें ईपरेंट है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है? स्प्लीनिक आर्टरी, और स्प्लीनिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक से ये निकले है। अब देखो ये, और यहां पे ये है स्प्लीनिक वेन। अच्छा, स्प्लीनिक आर्टरी एन्यूरिज्म है, स्प्लीनिक आर्टरी एन्यूरिज्म है। अगर एम्बोलिज्म इसमें हो, हार्ट में मसला या जो भी है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, इसमें एम्बोलिज्म हो, तो फिर इसकी वजह से ये इसकी ब्लड यहाँ पे
अकोमुलेट होगी, इसकी वजह से ये इसकी डायलेशन हो सकती है। दूसरा कंडीशन, अगर हमारे पास यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकते हैं, या अक्लूजन ऑफ द स्प्लीनिक आर्टरी, तो उसमें भी ये हो सकते हैं। सिंपल है। तो इसकी काजेस क्या है? काजेस एम्बोलाई, दूसरा एम्बोलाई की वजह से यहाँ पे अगर क्लॉट आ जाए तो इसकी वजह से हो सकती है एथेरोस्क्लेरोसिस, और तीसरा हमारे पास किस चीज़ की वजह से होगी? इसमें स्पाज्म हो तो फिर भी हो सकते हैं, स्पाज्म की वजह से भी हो सकते हैं, स्प्लीन में मसला हो तो फिर भी हो सकते हैं। तो ये इसकी काजेस है। अब स्प्लीनिक आर्टरी एन्यूरिज्म की वजह से क्या हो सकते हैं? स्प्लीनिक आर्टरी एन्यूरिज्म की वजह से स्प्लीन इंफार्क्शन हो सकती है, नेक्रोसिस ऑफ द स्प्लीन इसमें हो सकती है। ठीक, तो स्प्लीन इंफार्क्शन क्या है? स्प्लीनिक इंफार्क्शन, इंफार्क्शन का मतलब है नेक्रोसिस या टिश्यू डेथ, सेल डेथ। अच्छा, इस्कीमिया ऑफ द स्प्लीन, इसकी वजह से क्या होगी? नेक्रोसिस ऑफ द स्प्लीन। अगर नेक्रोसिस हो जाए तो फिर ये हम सर्जिकली वो पार्ट को रिमूव कर देंगे। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे? सर्जिकल रिमूवल ऑफ इंफार्क्टेड पार्ट। सिंपल है। अच्छा, एक होता है हमारे पास सागोस्प्लीन, दूसरा है लार्डशियस स्प्लीन। अच्छा, हाउ मेनी अमाइलाइड प्रोटीन आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी डेली? अमाइलाइड प्रोटीन हमारे पास पैथोजेनिक प्रोटीन है, अगर वो बॉडी में डिपॉजिट होते हैं तो फिर वो डिजीज कराते हैं। सिंपल है। अब देखो, ये अगर सागोस्प्लीन उस कंडीशन को कहते हैं अगर अमाइलाइड प्रोटीन की डिपोजिशन वाइट पल्प में हो जाए तो फिर इस कंडीशन को कहते हैं सागोस्प्लीन। अगर रेड पल्प में ये अमाइलाइड प्रोटीन डिपॉजिट हो जाए तो फिर इस कंडीशन को कहते हैं लार्डिशियस स्प्लीन। कंडीशन को नहीं, लेकिन जब हम ये हमारे पास ट्रेबिकुलर आर्टरी है, ट्रेबिकुलर, और ये सेंट्रल आर्टरी, इसके इर्द गिर्द हमारे पास टी सेल है, और इस टी सेल को PALS, पीरी आर्टीरियल लिम्फ शीथ कह सकते हैं, पीरी आर्टीरियल लिम्फॉइड शीथ। और यहाँ पे क्या है? बी सेल है, और बी सेल के इर्द गिर्द भी टी सेल है। बी सेल मैच्योर होके एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं, वो एंटीबॉडी बनाते हैं। अगर इसको लिम्फेटिक न्यूड्यूल कहते हैं। लिम्फेटिक न्यूड्यूल अगर लार्ज हो तो फिर उसे हम स्प्लीनिक न्यूड्यूल कह सकते हैं। स्प्लीनिक न्यूड्यूल से हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन है, कोई एंटीजन आ गई है, तो फिर ये बी सेल ने अपने नंबर को इंक्रीज किया है। अब अगर यहाँ पे एमाइलाइड, इसको हम क्या कहते हैं? इसको वाइट पल्प या रेड पल्प? वाइट पल्प। वाइट पल्प इसलिए कहते हैं कि इसमें लिम्फोसाइट एग्रीगेशन, टाइट एग्रीगेशन ऑफ लिम्फोसाइट है, और लिम्फोसाइट में हमारे पास न्यूक्लियस बड़ा होता है और वो ब्लू कलर। तो लैब में तो हम बिजी रहते हैं, अपने आसानी के लिए इसको हम वाइट पल्प कहते हैं। हाँ, और दूसरा यहाँ पे साइनोसाइड जो है और कार्डा बिल्लात, उस पर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है, और बीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन कलर रेड है, तो इसको रेड पल्प्स कहते हैं।
रेड पल्प 70% है और वाइट पल्प 25% है। अब देखो वाइट पल्प में ये टी सेल है, बी सेल है, तो ये इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन कराता है, और इसमें आरबीसी की डिस्ट्रक्शन तो रेड पल्प हेमाटोलॉजिकल फंक्शन कराता है। अगर यहाँ पे ये हमारे पास वाइट पल्प है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है तो इसमें मैक्रोपेजेस है, इसको मार्जिनल जोन कहते हैं। अब अगर यहाँ पे अमाइलॉइड प्रोटीन डिपॉजिट हो जाए, कौन सी प्रोटीन? अमाइलॉइड प्रोटीन इन अमाइलोडोसिस। अमाइलोडोसिस का मतलब है वो कंडीशन जिसमें अमाइलॉइड ज्यादा हो जाए। अमाइलॉइड इज पैथोजेनिक प्रोटीन, ठीक है। जिस तरह अल्जाइमर डिजीज में अमाइलॉइड प्रोटीन ज्यादा होते हैं, तो अब अगर ये वाइट पल्प में देखे, अगर हम ग्रास अपीयरेंस ऑफ स्प्लीन को देखे और वो वाइट पल्प में अमाइलॉइड प्रोटीन हो, तो फिर इसको कहते हैं सागो स्प्लीन। यूटोपिया का लाइक जिस तरह सागो ग्रेन्यूल है तो उस तरह है नजर आते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सागो स्प्लीन। तो इसमें देख ले, ये दोनों कंडीशन होते हैं इन अमाइलोडोसिस। तो ये भी इसमें होता है और ये भी सागो स्प्लीन इसमें। अच्छा, डिपोजिशन ऑफ अमाइलॉइड प्रोटीन इन वाइट पल्प। वाइट पल्प में W है तो W पर WBC और WBC में हम वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देते हैं, इस तरह भी याद कर सकते हैं। अब ये हमारे पास टुपिया का लाइक अपीयरेंस या सागो जो ग्रेन्स है तो उसकी तरह इसकी शक्ल है, तो ग्रास अपीयरेंस इसके हम देखें तो वो सागो ग्रेन्स की तरह नजर आते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सागो स्प्लीन। और डिपोजिशन ऑफ अमाइलॉइड प्रोटीन इन द रेड पल्प, तो फिर इस कंडीशन को कहते हैं लार्डेशियस स्प्लीन। इसमें R है, तो R पर रेड पल्प, और इसमें W नहीं है तो सागो पर वाइट पल्प, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है? तो आज आपका पेपर भी है, तो इंशाल्लाह कल से फिर कंटिन्यू। हाँ।